नमो नमः सर्वेभ्यः. Let's begin to our session of Lagu Siddhanta Kaumudi Sandhi Prakaranam. In the last lecture, we have started the Sandhi Prakaranam. Today, before starting this session, let's have small prayer. एक छोटीशी आपण प्रार्थना करणार आहोत, ज्यामध्ये व्याकरणकार आहेत त्या सर्व व्याकरणकारांना आपण नमस्कार करणार आहोत. येनाक्षर सामानाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धृतकामः कनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम्. पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. So after worshipping to the great sages like Panini, Vararuchi Katyayan, sage Patanjali, and Varadaraja, of course Lord Shiva also, we will start with our session. Last time we have seen three types of विधि, तीन प्रकारच्या विधि पाहिल्या होत्या. हमने पहली विधि देखी थी वर्ण विधि, दूसरी पद विधि और तीसरी वाक्य विधि. दो वर्णों को जोड़कर जो बनाते हैं उसे हम संधि कहते हैं. दो शब्दों को जोड़कर जो हम बनाते हैं उसे समास कहते हैं. और दो वाक्यों को जोड़कर जो बनता है वो कारक होता है. इस तरीके से हमने तीन प्रकार की विधियां देखी थी. अब ये तीनों विधि देखने के बाद हमने उसके आगे देखा था एक सूत्र जो कि हमने संज्ञा प्रकरण में भी कंप्लीट किया था. परम सन्निकर्षः संहिता. संहिता मतलब संधि. संहिता का मतलब ही होता है संधि, जिसमें कहा था परम सन्निकर्षः यानी वर्णानां अतिशयितः. वर्ण जब भी एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आते हैं तो उसे हम सन्निधि यानी संधि कहते हैं. एग्जाम्पल भी देखा था. चापी, च प्लस अपी, च के आखिर में जो है अ और अपी के शुरुआत में जो है वो अ, दोनों को मिलाकर बन गया था चापी, जिसके लिए हमने बहुत सिंपल और एक अच्छा एग्जाम्पल भी देखा था रस्सी का. अगर मेरे पास दो रस्सियां हैं तो रस्सी का एक एंड और दूसरे रस्सी का बिगिनिंग का एंड, इस तरीके से दोनों को मैं बांध दूं तो एक गांठ बन जाता है. तो उसके लिए मुझे पहले रस्सी का आखिर का एंड और दूसरे रस्सी का शुरुआत का एंड दोनों को जुड़ाना पड़ता है. उस तरीके से संधि में भी होता है. पहले पद का आखिर वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण दोनों को जोड़कर जो बनता है वो होता है परसन्निकर्षः संहिता. तो इस तरीके से हमें संधि क्या है वह हमने सूत्र के हिसाब से देखा था. उसके साथ साथ ही हमने उसकी वृत्ति भी देखी थी. और यह समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद हमने आगे ये भी देखा था कि 5 प्रकार की संधियां होती है. कौन से 5 प्रकार है संधि के? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि. तो जो पहले 3 संधि है वो पहले 3 प्रकार के संधियों का उल्लेख वरदराज जी ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में किया है. शेवटचे जे 2 आहेत प्रकृति भाव आणि स्वादी, त्याच्याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगू, परंतु याचा उल्लेख आपल्याला लघु सिद्धांत कौमुदीमध्ये दिसत नाही, पण पाणिनींनी याचा उल्लेख केलेला आहे. So we are going to deal with each and every type of a sandhi. Whichever is the important, we are giving preference to that first.
अकॉर्डिंगली ये पंच संधि, 5 संधि के प्रकार हमने ऊपर ऊपर से देखे थे। यही 5 प्रकारों को अभिजात संस्कृत व्याकरण में, अभी जो हम स्कूल में सीखते हैं, 8, 9, 10th कहो, स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोलो, 11th 12th बोलो, तो हम जिस प्रकार से संधियां सीखते हैं वो ये नाम से हमें बहुत परिचित है। इसलिए दोनों प्रकार आपके सामने रखे हुए हैं। पाणिनि जी ने जो पंच संधि कहे है वो, और आज यही पंच संधि को डिवाइड करके 8 पार्ट बन गए हैं। एक है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि, छठवा पूर्व रूप संधि, सातवां पर रूप संधि, और आठवां जो है वो प्रकृति भाव संधि। तो इस तरीके से हमें 8 प्रकार की संधियां अभिजात व्याकरण में दिखती है। अभी यह 8 प्रकार की संधियां दिखने के बाद हम यह 8 प्रकार की संधियां इसीलिए दिखाई गई है बिकॉज ये हमें परिचित है। पीछे जो संधि के प्रकार बताए गए वो पाणिनि जी के होने के वजह से उसको नाम भी अच संधि, हल संधि इस तरीके से है, जो हमें इतने फेमिलियर नहीं लगते हैं। बट यदि अगर हम ये नाम देख ले तो थोड़ा सा जान में जान आ जाते, अरे ये तो पहचान की है, चलो इस तरीके से अगर संधि है तो कुछ तो मालूम है, तो थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं हम उसको, नजदीक की बात लगती है ये शब्द। इसलिए आपको दिखाए गए हैं कौन से शब्द है, किस प्रकार के शब्द है जो हम सीखने वाले हैं। तो यह प्रकार संधि के प्रकार ही हमें सीखने हैं, लेकिन किस तरीके से, पाणिनीय पद्धति से, तो वह हम लोग सीखेंगे। एक सूत्र देखा था, तपरस तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य, जिसके ऊपर हम लोगों ने असाइनमेंट भी सॉल्व किया था कि कोई भी वर्ण के आगे, कोई भी प्रत्यय में अगर आखिर में हलंत त हो तो हमें क्या करना है, उसके पहले और उसके बाद के जो भी वर्ण रहेंगे उनका उतना ही काल, काल यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उच्चारण करने के लिए जो काल समय लगता है, ह्रस्व दीर्घ या प्लुत, उतना ही काल हमें ग्रहण करना है। जैसे अगर अत कहे तो अ के 18 प्रकार है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उसके 3 उदात्त अनुदात्त स्वरित, उसके और 2 अनुनासिक अननुनासिक, तो ऐसे टोटल 18 प्रकार होते हैं। बट जब भी अ त अत ऐसा कहा जाता है तो अ यहाँ पे ह्रस्व है, तो सिर्फ ह्रस्व अ के उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक एंड अनुनासिक, ऐसे सिर्फ 6 ही प्रकार आएंगे। उत में दीर्घ उ है तो दीर्घ उ के ही 6 प्रकार आएंगे। ऐत में सिर्फ दीर्घ ऐ आएगा, प्लुत ऐ नहीं आएगा। ओत में सिर्फ ओ दीर्घ आएगा, प्लुत ओ नहीं आएगा। और अप्लुत त लिखा है, इसके अंदर जो प्लुत अ है उसके ही 6 प्रकार आएंगे, उसमें ना दीर्घ आएगा ना उसमें ह्रस्व आएगा। तो इस तरीके से हमने एक महत्व का सूत्र देखा था, क्योंकि संधि प्रकरण के बाकी सब सूत्र सीखने के लिए, जानने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। उसके साथ साथ हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण में बाकी संज्ञाएं देखी थी। यहाँ पे शुरुआत में हम लोग वह संज्ञा देख रहे हैं जो संज्ञा हमें संधि प्रकरण सीखने के लिए जरूरी है। तो ऐसे हर एक प्रकरण में अपनी अपनी संज्ञा भी आती है। कॉमन संज्ञाएं हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण में देखी। अभी टॉपिक स्पेसिफिक संज्ञाएं हर एक टॉपिक में अलग अलग तरीके से आती है। यहाँ पे संधि प्रकरण में आई हुई पहली संज्ञा है गुण। गुण संज्ञा के बारे में सूत्र आया है, नंबर भी 112 है। तो आपको क्यूरियोसिटी रहेगी भाई 111 कौन सा है, तो इसके आगे का सूत्र वही हम बताने वाले हैं। बट 112 जो है वो है अदेंग गुण। अदेंग गुण में गुण एक संज्ञा बताई है, बराबर से अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे गुण संधि नहीं बताई है। जैसे हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण में प्रत्याहार संज्ञा देखी थी, लोप संज्ञा देखी थी, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा देखी थी, सवर्णम संज्ञा देखी थी, वैसी गुण संज्ञा कही गई है। इसे गुण कहते हैं, अदेंग गुण। अदेंग गुण, इसमें गुण किसको कहते हैं वो कहा है। अदेंग यह शब्द को अगर हम लोगों ने विग्रह करके देखा तो आपको दिखेगा अत एंग गुण। अत में हमें त दिख रहा है जो इसके पहले अभी देखा था,
अगर उसमें त लिखा हुआ है तो हमें सिर्फ यानी ह्रस्व ही लेना है। एंग ये प्रत्याहार है। अगर हम लोग याद करेंगे 14 सूत्र जो पहले सीखे थे, आई उन रुल रुक ए ओंग। ए ओंग जो है वो ए ओ और लास्ट का अंग इत हलंत्यम सूत्र से तस्य लोप से अदर्शनम लोप से निकल गया, ए ओ बच गया। यानी इसका सिंपल मीनिंग होता है अधेंग गुण का, अ ए और ओ जो है इनको गुण कहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, उन्होंने कहा है ओनली ह्रस्व अ ए एंड ओ इज नोन एज गुण। इन तीनों को ही हमें गुण कहना है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज आपके हाथ में है या आपके सामने है, इधर वो मोबाइल होगा या फिर वो लैपटॉप होगा या कंप्यूटर हो सकता है। अभी इसे मोबाइल ही क्यों बोलने का, इसे कंप्यूटर ही क्यों बोलने का, लैपटॉप क्यों बोलने का, उसका रीजन में भी हमें मालूम नहीं है, बट हम लोग उसको कहते हैं। उसी तरीके से इनको ही क्यों गुण बोलने का, ये सवाल अभी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। पाणिनि जी ने कहा है अ ए ओ को गुण कहो, बट कैसे कहा है, लीगल लैंग्वेज क्या है, अदेंग गुण। तो ये अदेंग गुण लीगल लैंग्वेज है, जिससे हमें गुण ये जो संज्ञा है वो पता चलती है। और यह गुण संज्ञा हमें यहाँ पे देखी अदेंग गुण से अ ह्रस्व अ ए और ओ जो है वो गुण है। यहाँ पे आ गया 1.1.1 पहले अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र, जिससे अष्टाध्यायी की शुरुआत होती है, वो है वृद्धिरादैच। अभी आपको समझ में आया रहेगा क्यों हमने पहला यही सूत्र नहीं बताया आपको, क्योंकि हम लोग वरद राजा सिस्टम से फॉलो कर रहे हैं। और उसके पीछे का रीजन भी है कि अगर डायरेक्टली बोलेंगे वृद्धिरादैच या उसका विग्रह भी बता देंगे नीचे वृद्धि ही आत ऐच, तो समझेगा ही नहीं आत क्या है, ऐच क्या है। इसीलिए पहले आपको इंपॉर्टेंट सूत्र बताए, वृद्धि और एक यहाँ पे आई हुई संज्ञा है। जिस तरीके से गुण यह संज्ञा देखी अ ह्रस्व अ ए और ओ को कहो, वैसे वृद्धि किसको कहना है, आत। त आने के वजह से यहाँ पे हलंत त आने के वजह से तपरस तत्कालस्य यह सूत्र के वजह से सिर्फ आ यानी दीर्घ आ ऐच। चौथा सूत्र माहेश्वर सूत्र यानी का आई उन रुल रुक ए ओंग आई औच। तो जो आई औच है वो आई और औ यहाँ पे लिया हुआ है। आत में से आ गया, ऐच में से आई ओ आ गया। इन तीन वर्णों को आ आई और औ को वृद्धि कहना है। तो यहाँ पे हमें यह बताता है ओनली दीर्घ आ आई एंड औ इज नोन एज वृद्धि। तो इस तरीके से हमें क्या है वो यहाँ पे दिखाई देता है, पता चलता है। तो इस तरीके से वृद्धिरादैच यह सूत्र हमें वृद्धि जो संज्ञा है वो बताता है। तो हमें दो संज्ञाएं पता चली, कौन सी गुण है और कौन सी वृद्धि है। ये दोनों ही संज्ञाएं हमें यहाँ पे दिखाई दी। अभी ये दोनों संज्ञा देखने के बाद हमने आज यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखना है। ये क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज यदि हमें यह समझ में आ गया तो हमें सिर्फ संधि प्रकरण नहीं, तो सभी अष्टाध्यायी के जो सूत्र है वो समझने में आसानी होगी। ये एक ऐसी चीज है जो अभी हम लोग समझने वाले हैं, जो हमें सूत्र को देखने का, सूत्र को समझने का एक नजरिया देगी। कशा प्रकारे सूत्राकडे पाहावे आणि पाहता पाहता त्या सूत्राला समजून घ्यावे याची पद्धत आपल्याला इथे या 3 सूत्रांमध्ये कळणार आहे। सूत्र खूप डिटेल खूप काही गोष्टी सांगतात, त्या गोष्टी आम्ही तुम्हाला सांगू, बट उसी के साथ साथ नीचे कुछ आपको इम्पोर्टेंट टिप्स दिए हैं। अगर आप उसके ऊपर ध्यान दिया तो आपको इजीली सूत्र समझने में आसानी होगी आने वाले। यह सूत्र हमें आने वाले सभी सूत्रों को समझने का एक नजरिया दे रही है। ऐसा कहते हैं जो व्याकरण में एक्सपर्ट लोग हैं वो, कि आपको अगर व्याकरण सीखना है तो उसमें मीनिंग अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो, बट इस तरीके से उनका मानना है कि सिर्फ सूत्र को देखो। इफ यू वॉच सूत्र अगेन एंड अगेन, बार बार अगर आप सिर्फ सूत्र को ही देखते रह गए, सूत्र को ही देखते रह गए ना, धीरे 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 आपके साथ सूत्र बात करेगा, सूत्र आपको बताएगा इसमें क्या छुपा है। तो यह दृष्टि आने के लिए हमें ये 3 सूत्रों को समझना है बहुत।
यदि अगर हमारे पास वो दृष्टि नहीं है और बार बार देखते ही रहेंगे सूत्र को तो हमें नींद आ जाएगी। बट अगर हमारे पास ये 3 सूत्रों का अगर बेस है, अगर ये 3 सूत्र हमें मालूम है, तो हम इजीली उस तरीके से सूत्र के साथ बात कर सकते हैं। ऐसा क्या कहा है इन 3 सूत्रों से? मैं पहला सूत्र रीड करता हूँ। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। पूर्व कुछ समझ में आता है, पूर्व मतलब पहले का। तस्मादित्युत्तरस्य, ये दूसरा सूत्र मैंने रीड किया जिसके अंदर लिखा हुआ है उत्तर कुछ तो बताया हुआ है। एंड षष्ठी स्थानीय योगा, ये थोड़ा सा पहचान का लक्ष्य है। इन सूत्रों में और कुछ नहीं किया है, इन्होंने विभक्ति बताई है। अगर मैं पहले सूत्र की बात करूं, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, उसमें तस्मिन् शब्द सप्तमी विभक्ति दिखाता है। तस्मिन् शब्द जो है वो सप्तमी विभक्ति दिखाता है। उन्हें ऐसा कहना है कि जब भी आप कोई सूत्र पढ़ोगे, उसमें आपको पहले देखना है कि हर एक शब्द को कौन सी विभक्ति इस्तेमाल की है। अभी इसके लिए आपको बेसिक जो तालिका है 8वीं से 10वीं में हम लोग देखते हैं, वो मालूम होनी चाहिए। या अगर तालिका मालूम नहीं है तो हम आपको बताएंगे ये कौन सी विभक्ति में शब्द दिया है। जैसे यहाँ पे भी देखो, हर एक सूत्र में हमने नीचे विभक्ति लिखी हुई है। एटलीस्ट वैसा भी अगर आपने विभक्ति लिख ली तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि इस शब्द का हमें किस तरीके से अर्थ लेना है। तो यह क्या करता है यहाँ पे हमें, तो यह सूत्र हमें विशिष्ट विभक्ति दिखाते हैं और ऐसी विशिष्ट विभक्ति होने पर हमें क्या करना है वो बताते हैं। तो जैसे पहले सूत्र में हम लोग देख रहे थे, तस्मिन्, यह शब्द हमें सप्तमी दिखाता है। अगर कोई भी शब्द सूत्र में सप्तमी विभक्ति में है तो हमें क्या करना है, वो लोग बोलते हैं पूर्वस्य। पूर्व यानी पहले के शब्द के ऊपर सप्तमी, अगर वहां पे दिया हुआ शब्द अगर सप्तमी में है, उसके पूर्व के शब्द पर फोकस करो। तस्मादित्युत्तरस्य, तस्मात पंचमी विभक्ति है, अगर पंचमी विभक्ति है तो उत्तर से बाद वाले शब्द पे फोकस करो। षष्ठी स्थाने हो गया, और षष्ठी है तो अगर हमें उसी स्थान पे जो है वो क्रिया करनी है। कुछ इतना आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मैंने सिर्फ वो जो सूत्र है उसका ऊपर ऊपर से अर्थ बताया। अभी एक्चुअल में करना क्या है, प्रक्रिया क्या करनी है ना, उसका मैं आपको रियल बात बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट वाला सूत्र देखना, झलाम जश झशी। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। यहाँ पे हमें दिख रहा है झलाम जश झशी। तो यहाँ पे यह सूत्र के अंदर पहला शब्द है झलाम। अगर मैं झलाम की बात करूं, यस, अगर मैं झलाम यह शब्द की बात करूं तो झलाम शब्द जो है उसमें झल प्रत्याहार है। तो अभी प्रत्याहार में तो हम लोग माहिर बन चुके हैं। झल बोलेंगे तो झ हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पे है, 8वां प्रत्याहार। राइट हैंड साइड में हमें सभी 14 माहेश्वर सूत्र दिख रहे हैं। उसमें अगर 8वां माहेश्वर सूत्र देखेंगे तो उसके स्टार्टिंग में झ आता है। तो 8वें सूत्र से, 8वें माहेश्वर सूत्र से झलाम, झल, ल मतलब 14वें सूत्र के लास्ट में ल आता है। तो 8वें माहेश्वर सूत्र से लेके 14वें माहेश्वर सूत्र तक जो भी आता है उसको हम लोग झल प्रत्याहार कहेंगे। इतना तो हम सभी को मालूम है, चलो झल क्या है वो पता चल गया। बट अभी उनको यहाँ पे क्या बोलना है, झलाम। झलाम ये षष्ठी बहुवचन है। झलाम शब्द जो है वो षष्ठी का शब्द है। जिस तरीके से मरुत यह शब्द हमें मालूम है, मरुत का षष्ठी बहुवचन मरुताम, वैसे झल का षष्ठी बहुवचन झलाम। तो यह षष्ठी विभक्ति है, इसलिए उसके नीचे 6 लिख दिया। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक मैंने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। हम लोग ने एक सूत्र देखा है झलाम जश जशी, ये सूत्र हम लोग सीख नहीं रहे हैं, ये सूत्रों को कैसे पढ़ने का, समझने का वो तरीका हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो झल क्या है वो देखा। उसके बाद झल यह षष्ठी विभक्ति में, इसलिए उसके नीचे 6 लिख दिया। जश मरुत जैसा प्रथमा विभक्ति है वैसे के वैसा शब्द लिखा है। जश प्रत्याहार दिखता भी है हम लोगों को। तो जश प्रत्याहार अगर मैं बात करूं तो 10वां जो माहेश्वर सूत्र है ज ब ग ड दश, वो 10वां माहेश्वर सूत्र यानी जश है। तो मैंने उसका ज और श लिख दिया, उसमें कुछ मैंने विभक्ति लगाई नहीं है, वो प्रथमा है। तो इस तरीके से हम लोगों को दिखता है कि झलाम जो है वो षष्ठी है, जश जो है वो प्रथमा है। वापस एक बार मैं बताता हूँ, झलाम षष्ठी क्यों है,
तो हमें अगर मरुत का टेबल मालूम है, मरुतः, मरुतोहो, मरुताम षष्ठी, तो मरुताम जैसा होता है वैसा झल का षष्ठी बहुवचन झलाम हो गया। तो उस तरीके से व्यंजनांत जो भी शब्द होते हैं उनका षष्ठी बहुवचन में हम लोग उसमें आम लगा देते हैं, तो झलाम हो गया। झल मूल प्रत्याहार शब्द है, उसमें आम लगा दिया तो मेरा षष्ठी बहुवचन हो गया, तो झलाम षष्ठी है। जश प्रथमा है बिकॉज उसमें कोई प्रत्यय लगा नहीं है। और लास्ट में रहा झशी। यह झशी जो है वो हम लोग को दिखता है झश प्रत्याहार, मतलब 8वें सूत्र से लेके 10वें सूत्र तक ज भ ञ, उसमें यह इत होके निकल गया, घ ढ ध श उसमें श निकल गया, एंड जब गड़ दश उसमें श निकल गया। 8वां 9वां और 10वां सूत्र मिलाकर यहाँ पे झश प्रत्याहार बनता है। और ये झश प्रत्याहार का सप्तमी लिया है, जैसा मरुति सप्तमी एक वचन होता है वैसा सप्तमी लिया है। अभी यहाँ पे जिनको तालिकाएं मालूम नहीं है उनको बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत डर भी लगेगा, ये क्या चल रहा है, हमें तालिकाएं नहीं मालूम, तभी हम लोग अटक गए, अभी हम लोग को आगे होगा ही नहीं करने के लिए। ऐसा नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये नंबर लिखने के पीछे का रीजन ही ये है कि भले आपको तालिकाएं नहीं मालूम है फिर भी आप किधर नहीं अटकोगे। ये देखने का नजरिया है। हर सूत्र में हम आपको बताएंगे वो षष्ठी है, प्रथमा है, सप्तमी है या पंचमी है। 4 ही विभक्ति हम लोग को मेनली याद रखनी है, बाकी विभक्ति होती है बट ये 4 विभक्ति ही मेनली याद रखनी है, और वो क्यों वो भी आपको बताएंगे। तो ये टेंशन लेके बैठना मत कि अगर हमारी तालिकाएं बाय हार्ट नहीं है तो हम लोग अटक गए। हम आपको हर शब्द की विभक्ति बताएंगे जहां जहां पे इट इज रिक्वायर्ड। whenever it is necessary definitely we will tell you about the vibhaktis. You can write down the number however I have written behind below the सूत्र, तो आप लिख सकते हो। अभी यहाँ पे झलाम षष्ठी है, जश प्रथमा है, जशी सप्तमी है, इतना हमें पता चल गया। अभी ये पता चलने के बाद एक सिंपल चीज मैं आपको बोलता हूँ। षष्ठी के लिए सूत्र में लिखा है षष्ठी स्थाने योग्य, या वहां पे देखने से अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने आपको बोला षष्ठी एट प्लेस, मतलब जो शब्द षष्ठी में रहेगा ना उसकी जगह पर, झलाम की जगह पर। झलाम मतलब 8वें सूत्र से लेके 14वें सूत्र तक कोई भी वर्ण आता है। अगर मैं जब भी संधि कर रहा हूँ, दो वर्णों ज्वाइन कर रहा हूँ, दो वर्णों को ज्वाइन करते वक्त झलाम मतलब झ भ घ ढ ध जब गड़ द खफ छठ त चट त कप श श स ह, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण होगा तो उसकी जगह पर एट प्लेस झलाम मतलब झल में से कोई भी वर्ण आएगा तो उसकी जगह पर जश प्रथमा। प्रथमा क्या बोलता है हम लोगों को, एक्टिविटी करनी है तो मुझे जश करना है। झलाम का मुझे जश करना है। अगर मेरे को संधि करते वक्त कोई झलाम आ गया तो झलाम की जगह पे मुझे जश करना है। बट कभी जश करना है झशी, सामने सामने झश प्रत्याहार हो तो। झशी का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, अगर उसके बाद में झश हो तो। अभी ये देखने के बाद तो आप और डरने के चांसेस है, ये तो पूरा बाउंसर जा रहा है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। वंस आई विल गिव यू एग्जांपल, आप तुरंत इस तरीके से बोलोगे कि हम लोग को समझ में आ गया। बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें षष्ठी ने क्या बोला, चेंज करो उनकी जगह पे। क्या चेंज करना है, जश करना है। कभी जश करना है अगर सामने झशी है तो। अभी यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखते वक्त इस तरीके से एग्जाम्पल देखने हैं कि जो आपका कंफ्यूजन दूर कर सके। सपोज अभी वर्ड है तत्, अगर वर्ड है तत् या तस्मात, तस्मात वर्ड लिया मैंने, तस्मात एक शब्द है मेरा पहला, और उसके आगे मैंने वर्ड लिखा है, तस्मात के आगे मैं लिखता हूँ शब्द सिंपल आने वाला शब्द जो हमने समझने में भी आसानी होगी। एक मिनट, तस्मात
तस्मात् प्लस फलम। अभी मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक चीज दिखा रहा हूँ, हम लोग सॉल्व आराम से करेंगे इसको। अभी यहाँ पे तस्मात् प्लस फलम, पहले शब्द का आखिर वर्ण क्या है? त, हलंत त है। ये झलाम में से आता है क्या? झल के जो प्रत्याहार है 8 से लेकर 14, तो इसके बीच में त आता है क्या? तो आता है। यहाँ पे हम लोग को 11वें प्रत्याहार में 11वें सूत्र में त दिखता है। अभी ये झलाम मतलब जो चेंज करना है ना, त पे चेंज करना है, बिकॉज वो षष्टी में जो वर्ड झलाम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी षष्टी में वर्ड है उसको रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है, उसको हमें चेंज करना है। कभी चेंज करना है? सामने झशी, उसके सामने झशी हो तो यहाँ पे हमें झशी दिख रहा है क्या? तो हाँ, नेक्स्ट वर्ड प दिख रहा है। अभी जो चेंज करना है वो त पे चेंज करना है, ये हम लोगों ने देख लिया। बट क्या चेंज करेंगे? तो एक्टिविटी प्रथमा में दिखाते हैं हमेशा जश करना है। जश मतलब जब गढ़ दश करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 3 चीजें पता चली झलाम जश जशी से, कि झलाम के जगह पर जश करना है कभी अगर आगे झशी है तो। यह 3 चीजें बताने का काम यह सूत्र ने किया। यह सूत्र ने क्या किया उससे ज्यादा हमें यहाँ पे विभक्ति ने क्या काम किया ना वो देखना है। झलाम ने ऐसा कहा कि षष्ठी में होने के वजह से वहां पे चेंज करो। क्या चेंज करो? वो प्रथमा विभक्ति ने कहा जश करो। एंड झशी जो था, वो झशी ने हमें यहाँ पे हेल्प किया बताने के लिए कि आपको सामने झशी होने के वक्त जश करना है। सिंपल एग्जांपल और एक मैं आपको बताता हूँ, तो आपको इस तरीके से और समझ में आएगा। बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल नहीं, पूरा टेक्निकल है ये। इसमें सूत्र से ज्यादा आपको विभक्ति समझनी है, इसलिए मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। आद गुण। अभी यहाँ पे समझो आद गुण ऐसा सूत्र है। आद मतलब यहाँ पे अवर्ण की पंचमी विभक्ति, जैसे देव का देवात, वैसे एक सिंगल लेटर अ का टेबल बनाएंगे। अह, औ, आहा, औ, आन, ए, अने आभ्याम, ऐही, उस तरीके से अगर टेबल बनाएंगे तो पंचमी एक वचन होता है आत। गुण। आत पंचमी विभक्ति क्या कहते हैं? अगर पहले पहले पंचमी विभक्ति है तो आगे गुण करो। आद गुण यानी अवर्ण पहले है और उसके आगे कुछ स्वर आते हैं तो उसका गुण करना है। तो यह गुण कभी करना है? तो यहाँ पे उन्होंने बोला है पूर्व में जब भी अ आता है तभी। या फिर इको यणची सूत्र भी देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। इको यणची में 3 शब्द है, इकह, यण, अची। ये सबसे इजी रहेगा आपको समझने में। इकह यानी पंचमी विभक्ति है, मरुतः की तरह। इक यानी यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है इक, आई, उन, रुल, रुक, इक हो गया ये। अभी इक के जगह, इक के स्थान पर अगर बिफोर मतलब पहले शब्द में इक है, इसमें से कोई भी शब्द है, फॉर एग्जाम्पल मनु, मनु के आखिर में है उ, ये इक में से आता है, बराबर आता है इसमें इक। पहले इक है। अच्छी मतलब सप्तमी विभक्ति, आफ्टरवर्ड्स बाद में अगर अच्छी यानी बाकी बचे हुए कोई भी स्वर है इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे वक्त एव में से जो ए है वो हम लोगों को यहाँ पे बाद में का अच जैसा दिख रहा है। तो एक्टिविटी यण करना है। यण यानी हम लोगों को यहाँ पे दिखता है यण प्रत्याहार, यानी यहाँ पे जो 5वें सूत्र में चालू होता है ह के बाद यवरट लंट, य, व, र एंड ल। ये एक सूत्र आपको काफी अच्छी तरीके से समझा देगा व्हाट इज इको यणची। अभी मैं वापस इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा मॉरल ऑफ द स्टोरी आज का क्या है, किस तरीके से है। अगर इक, इक यानी ई, उ, रुल, रु, इक यानी अ छोड़कर, पहले प्रत्याहार का अ छोड़कर ई, उ, रुल, रु, ये 4 जो वर्ण है वो पंचमी विभक्ति में है। इकह पंचमी विभक्ति है, मतलब बिफोर पहले अगर ये 4 वर्ण होंगे एंड अच्छी बाद में अच, यानी पहले चारों प्रत्याहार 9 के 9 स्वर में से कोई भी स्वर आगे होगा, सप्तमी मतलब आफ्टरवर्ड्स,
तो बिफोर इट है, आफ्टरवर्ड अच है, तो क्या करने का एक्टिविटी प्रथमा में बताया है, यण करो। यण यानी पांचवा और छठवां प्रत्याहार ह छोड़कर य वर ल। तो इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे उ का और ए का य वर ल करना है। ये जैसे जैसे आपको संधि बताएंगे वैसे वैसे समझ में आएंगे सूत्र। पैनिक मत होना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आइडिया देने के लिए बताया हुआ आपको सूत्र है। ये एक्चुअल सूत्र जब भी हम संधि करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तभी अभी क्या मैंने बताया है, अभी आपको डायरेक्टली ये समझ में नहीं आएगा। उसमें पहला रीजन ये है कि हमें तालिकाएं सब बाय हार्ट नहीं है, तो ये देखकर इकह पंचमी कैसे हुआ, जलाम षष्ठी कैसे हुआ, जशी सप्तमी कैसे हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में क्रिएट होंगे। बट धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोग संधि देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ओके ये पूर्व स्थान है, ये बाद में का स्थान है, यह वह स्थान है और ये एक्टिविटी है। आपको यहाँ पे से सिर्फ एक ही चीज नोट डाउन करनी है, लिख लेनी है, अंडरस्टैंड करनी है कि कौन सी विभक्ति में कौन सा शब्द होने के बाद क्या करना है। दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अभी इसके आगे आप जो भी सूत्र सीखोगे, अगर वो सूत्र में कोई शब्द पंचमी में है तो हमें देखना है कि पहले उसको कंसिडर करना है। कोई वर्ड षष्ठी में है तो वो जगह पे हमें चेंज करना है। कोई वर्ड सप्तमी में है तो हमें बाद वाले वर्ड के ऊपर फोकस करना है। और कोई वर्ड प्रथमा में है तो हमें वो वर्ड को एक्टिविटी में काउंट करना है। वापिस मैं एक बार बोलता हूँ, ये सूत्र में से, ये तीनों सूत्र में से सिर्फ ये एक लाइन अंडरस्टैंड करना जिसको हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा आप डिटेल में जाओ ही मत, बिकॉज अगर आप ज्यादा डिटेल में गए आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। रीजन बिहाइंड टीचिंग यू दिस 3 सूत्र, बिकॉज आगे हर एक सूत्र में हम लोग को ये चीज मालूम होनी चाहिए क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। तो जो मार्क किया हुआ सेंटेंस है उतना ही याद रखना, उसके अलावा बाकी सब भूल जाओ तो फिर भी चलेगा। जिसको अच्छे तरीके से तालिका मालूम है उसको कनेक्शन लग जाएगा कि किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। बट ये होता है विभक्त सूत्र के अंदर आने वाला शब्द कौन सी विभक्ति में है उसके ऊपर से उसका मतलब बनता है। मतलब अगर मैं राम हो बोलूं तो उसका मतलब होता है राम, बट अगर मैं रामस्य बोलूं तो राम का, अगर मैं बोलूं रामे तो राम में, और रामेण कहो तो राम में। ऐसे अलग अलग मीनिंग होते हैं। ये हमें तुरंत पता चलते हैं क्योंकि हमें राम की तालिका भी मालूम है और उसके सभी जो विभक्ति प्रत्यय है वो भी मालूम है। यहाँ पे विभक्ति प्रत्यय अलग दिखते हैं हमें बिकॉज प्रत्याहार यूज किया है, नाम यूज नहीं किया है। इसलिए कहीं कहीं जगह पे आपको इस तरीके का कंफ्यूजन हो सकता है, बट डरना मत। मैं आपको एक राहत दिलाने के लिए एक स्लाइड दिखा देता हूँ, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा, आप इससे थोड़ा सा रिलीफ पाओगे। वो यानी ये 3 प्रकार अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। यहाँ से हम लोग एक्चुअल स्टार्ट कर रहे हैं संधि प्रकरण। अब तक जो हम लोगों ने देखा कि संधि प्रकरण को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ यूजफुल सूत्र है वो देखे। नाउ डायरेक्टली वी आर स्टार्टिंग विद द संधि प्रकरण। यहाँ पे देखने के बाद आपको कुछ अच्छा लगेगा, थोड़ा सा राहत मिलेगी। पहला वर्ण है वर्णमाला का अ। तो ये अ वर्ण जो सबसे पहला वर्ण है उसके अंदर हम अगर कोई भी स्वर मिक्स करते हैं, अच यानी कोई भी स्वर, इधर अच्छी सप्तमी में लिखा है, अभी आपको समझ में आएगा सप्तमी में अच्छी लिखा है मतलब अ के सामने कोई भी अच यानी कोई भी स्वर आ गया तो 3 प्रकार की संधि होती है, दीर्घ, गुण और वृद्धि। मतलब अ प्लस कोई भी स्वर कर दो, ये देखो ये 9 के 9 स्वर यहाँ पे लिखे हुए हैं, अ प्लस कोई भी स्वर कर दो तो उसमें दीर्घ, गुण या वृद्धि, ऐसे 3 प्रकार की संधि होती है। अभी आपको पिछला जो नॉलेज मिला था इतना भारी भरकम, उसको साइड में रख देना है और नॉर्मल वे में सोचना है। अ के आगे मतलब कोई भी शब्द के, कोई भी पद के आखिर में अ आता है और उसके सामने कोई भी स्वर आता है तो 3 प्रकार की संधि होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। जैसे हम लोगों ने छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, च के आखिर में अ है और सामने अपी आ गया, तो अगर सामने अपी आ गया है तो अ के सामने अ आ गया, मतलब अ के सामने स्वर आ गया, इसकी संधि क्या होगी तो दीर्घ, गुण या वृद्धि होगी। या फिर च के सामने मेरे आ गया है एव, तो च के आखिर में अ है और उसके सामने एव है तो ए आ गया, तो ए क्या है स्वर है मतलब अच है। ऐसे सभी कंडीशन
कंडीशंस में अ के सामने कोई भी स्वर आता है, ऐसे सभी कंडीशन में 3 प्रकार की संधि होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। तो ये जो 3 संधि होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि, वो हम लोग देखने वाले हैं। बट ये 3 संधि कब होती है, वो अंडरस्टैंड करना बराबर से। अ के सामने कोई भी स्वर आता है तब। स्वर कौन से है? तो ये 9 स्वर है। तो अ के सामने अगर इन 9 में से कोई भी स्वर आता है तो उसमें दीर्घ संधि होता है। दीर्घ यानी अ का आ होना, ई का बड़ी ई होना, ऊ का बड़ा ऊ होना, रू का बड़ा रू होना। तो उस तरीके से दीर्घ हमें मालूम है क्या होता है। गुण ये भी देख लिया था हम लोगों ने अदेंग गुणः में। अदेंग गुणः में कहा था गुण मतलब क्या? अ ए ओ। और वृद्धि दैच में हम लोगों ने देखा था वृद्धि मतलब आ आई। तो इस तरीके से हमें देखना है कि अ के अंदर कोई भी स्वर मिलाओ तो हमें दीर्घ गुण वृद्धि संधि होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इतना ही अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो नेक्स्ट ट्यूसडे को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो अच्छा है। ये सेशन डराने वाला सेशन था, बिकॉज बहुत भारी भक्कम सूत्र बताए, वो जरूरी थी इसके लिए बताए। उसको आपको याद रख के उसके बेसिस पे आपको संधि प्रकरण सीखना है। वो सूत्र आपको सीखना मेन गोल नहीं है। तो यहाँ पे हियर आई एम स्टॉपिंग दिस सेशन। इसके बाद रीलॉग इन करके वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर वाला सेशन। तो यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि